चलो जी, सबको गुड मॉर्निंग। आप मॉर्निंग में देख रहे हो, आफ्टरनून में देख रहे हो, इट्स ऑल अप टू यू। ओके, चलो। तो हम क्या करने वाले हैं? तो आज से पॉलिटी शुरू होने वाला है। ओके, करीब 14 वीडियो में पॉलिटी पूरा ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, 14 वीडियो में पॉलिटी ख़त्म। आराम से स्टोरी की तरह समझेंगे सबको प्यार से। ओके, चलो। टाइम पास करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलो शुरू करते हैं। चलो देखो। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन, पता है सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन कौन बनाया था? यूएसए। ठीक है, ठीक है। जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्री हैं उन सब के पास कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन इट इज नॉट नेसेसरी दैट ऑल कंट्रीज हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन आर डेमोक्रेटिक। इसका मतलब क्या है कि जितने डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, जितने डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, सबके पास क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन। पर जिन लोगों के पास जिन देशों के पास कॉन्स्टिट्यूशन है, इसका मतलब ये नहीं है कि सबके पास सब के सब डेमोक्रेटिक ही। समझ में आ गया बात? सच में आगे बढ़े। चलो ठीक है, ये देखो, ये कुछ नहीं, बेसिक बेसिक सी बातें हैं। सॉरी। A constitution lays out certain idea that form a basic kind of country and काटो इसको, कुछ जरूरत नहीं है इसको जानने का। बट जो काम की बात है वही करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू कौन किया कॉन्स्टिट्यूशन? यूएस है। ठीक है, जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्री सबके पास कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन सबके पास जिन जिनके पास कॉन्स्टिट्यूशन है ये कंफर्म नहीं है। मतलब ये कोई वो नहीं है कि मतलब वो सब डेमोक्रेटिक ही होंगे जिनके जिनके पास कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन जो जो डेमोक्रेटिक है उनके पास कॉन्स्टिट्यूशन है, ये मस्ट। ठीक है, इंडिपेंडेंस ऑफ यूएस 4 जुलाई 1776। अब देखो, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ना तो कठोर है ना तो फ्लेक्सिबल है। मतलब कि वो उतना कठोर भी है और वो फ्लेक्सिबल भी है। मतलब अमेंडमेंट हो सकता है, लेकिन कुछ चीज़ों में अमेंडमेंट नहीं हो सकता है। ठीक है, पार्शियली रिजिड, पार्शियली फ्लेक्सिबल। आगे बढ़े। ओके, चलो। अब अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देख लेते हैं। तो कम्युनिस्ट है, मोनार्की है, टोटलिटेरियन है और ओलिगार्की है। ठीक है, तो कम्युनिस्ट वो होता है जिसका जो प्रोडक्शन है वो कंट्रोल करता है कौन? गवर्नमेंट। ठीक है, जैसे चाइना हो गया, नॉर्थ कोरिया हो गया, और क्यूबा, वियतनाम। ठीक है, ये सब कौन है? कम्युनिस्ट। ओके, मोनार्क किसे कहते हैं? बताओ बताओ, कमेंट करो। गवर्नमेंट बाय सिंगल पर्सन, स्पेशली किंग और मोनार्क। मतलब जो सिंगल पर्सन है जो उस जगह को रूल करता है। जैसे नॉर्थ कोरिया, कौन है वहाँ? किम जोंग। ठीक है, किम जोंग। चलो, टोटलिटेरियन देख लेते हैं। इट रेफर्स टू टोटल कंट्रोल ओवर ऑफ सिटीजन whoever is ruling. It refers to total control over lives of citizen by whoever is ruling. ठीक है, मतलब यहाँ सिटीजन्स का कंट्रोल होता है। मतलब वही जैसे हमारे यहाँ है ना, तो हमारे टोटलिटेरियन है। लाइक हम चुन के एक को भेजते हैं, जैसे मोदी जी को हमने भेजा, जाइए मोदी जी राज कीजिए और बेड़ा गर्क कीजिए,
जवाब वो मत दीजिए। और ओलिगार्की क्या है? ओलिगार्की है गवर्नमेंट ऑफ फ्यू, मतलब कुछ लोगों का गवर्नमेंट, जैसे ईरान में, रसिया में कुछ लोगों का ही है ना। सॉरी, ठीक है, आगे चले। चलो ठीक, चलो यहाँ से असली खेल शुरू। ठीक है, तो 1928 की बात थी। ठीक, नेहरू जी आते हैं, नेहरू रिपोर्ट लेके। ठीक है, द अर्ली ड्राफ्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, नेहरू रिपोर्ट बाय सबमिटेड बाय ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस एट लखनऊ, चेयर्ड बाय मोतीलाल नेहरू। तो मोतीलाल नेहरू जी 1928 में क्या करते हैं, नेहरू रिपोर्ट लाते हैं कहाँ, लखनऊ में। वहाँ क्या होता है, सभी पार्टियों का कॉन्फ्रेंस होता है। ठीक है, चेयरमैन कौन थे, मोतीलाल नेहरू। तो नेहरू रिपोर्ट इसको बोला गया। ठीक है, जिन्ना ने 14 पॉइंट ऐड किए थे इसमें। ठीक है, ये आता है, ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, फिर 1934 में आए एम एन रॉय जी। ठीक है, अपना पार्टी लेके, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। ठीक है, क्या लेके आए, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, CPI। और मांग कर दिए कि भैया हमको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए। अब कांग्रेस देखा कि भाई कौन जो ये है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो बहुत बड़ा चीज़ है, एकदम महान चीज़ है। ये आ गया तो मतलब एम एन रॉय का तो एकदम नामो नाम बना गया। अरे अरे भाई क्या कर दिया, अब क्या ले आया, एकदम भयंकर चीज़ ले आया है। तो कांग्रेस बोला कि तुम डिमांड किए हो, अच्छा अच्छा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, ओके ओके ओके, कूल कूल कूल, हम ऑफिशियल डिमांड करेंगे। 1935 में द इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑफिशियली डिमांडेड अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। समझ गए क्या हुआ, 1928 में नेहरू रिपोर्ट, नेहरू जी, ये मोतीलाल नेहरू है भैया, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू के पिताजी हैं ही। ठीक है, लखनऊ में, कहाँ, लखनऊ में ऑल पार्टी का कॉन्फ्रेंस हुआ था, वहीं आया था नेहरू रिपोर्ट। ठीक है, 1934 में एम एन रॉय आए, बोले कि हम तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मांग करेंगे। अब CPI बनाए और मांग धर दिए। फिर कांग्रेस बोला, क्या बोला, मतलब सारा मेहनत करे हम और नाम बटोर के लेके चल जाए वो तू, नहीं चलेगा ऐसा। वो ऑफिशियल डिमांड कर दिया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, आगे आ जाओ, देखो अब क्या होता है। अब सीन थोड़ा चेंज है मामा। क्या है सीन चेंज, अगस्त ऑफर का तो नाम सुने होंगे, है ना, 1940 अगस्त ऑफर। ठीक है, ब्रिटिश जो था, ब्रिटिश का एक वायसराय था जिसका नाम था लॉर्ड लिनलिथगो। ठीक है, वो 8 अगस्त 1940 में इंडिया से सपोर्ट मांगता है वर्ल्ड वॉर 2 के लिए। वर्ल्ड वॉर 2 टू 1945। ठीक है, अब बदले में क्या दे रहा था, बदले में बोला ना कि सुनिए ना, जो हमको डोमिनियन स्टेटस दे देंगे। ठीक है, तो ये कौन कौन प्रपोज किया था, नाम याद रखना, लॉर्ड लिनलिथगो। 8 अगस्त 1940 क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, कि अगस्त ऑफर पर कब आया था, 1940, 1928, 1934, 1935। अब कौन सा लगाओ, 1940 रहने दो, 1928 नेहरू रिपोर्ट, लखनऊ ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस, 34 CPI एम एन रॉय
कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 35, ऑफिशियल कॉन्स्टिट्यूएंट सीए डिमांड बाय कांग्रेस, और 1940 में हमारा प्यारा अगस्त ऑफर। ठीक है, चलो आगे देखें। लेकिन चीज़ें यहाँ पे भी रुकी नहीं, रिजेक्ट कर दिया गया, बोला कि नहीं ज़रूरत है, बिल्कुल नहीं ज़रूरत है आप लोग का। तब क्रिप्स मिशन आता है। ठीक है, ये भी बोलता है कि आपको ना जो हम एकदम बहुत बढ़िया से डोमिनेंट स्टेटस देंगे। ठीक है, किस चीज़ के बाद? आफ्टर द वॉर along with creation of a constituent assembly to draft a new constitution। ये तेज था, ये बोला कि देखो तुम लोग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मांग रहे हो, है? और डोमिनेंट स्टेटस हम अगस्त और फरवरी में तुमको दे रहे थे, तो अब तुम डोमिनेंट स्टेटस को हमसे ले लो और क्या कर दो, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हम तुमको एगो बना के दे देंगे। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा लड़ाई में साथ दे दो। ये भी हमको गया, कहानी खत्म, हटाओ। फिर आता है बेवल्स प्लान 1945 में, ऑल्सो नोन एज सिमला कॉन्फ्रेंस इसको बोलते थे। किसको? वेबल प्लान को क्या कहते थे? सिमला कॉन्फ्रेंस। ठीक है, ये आया 1945 में। ठीक है, प्रपोजल बाय इंडियाज वाइसराय लॉर्ड वेबल to resolve the political deadlock by creating a new interim executive council with equal representation of Hindu and Muslim। ठीक है, तो ये बोला कि लॉर्ड बेबल बोले कि चलो जो तुम्हारा रिजॉल्व करते हैं पॉलिटिकल डेडलॉक, एक क्रिएट करते तुम्हारा इंतरिम एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाते हैं तुम लोग के। ठीक है, उसमें ना हिंदू और मुस्लिम एकदम इक्वल रिप्रेजेंटेशन रहेगा दोनों का, मतलब जैसे 5 हिंदू 5 मुस्लिम। ठीक है, चलो लेकिन पता क्या होता है, यहाँ देखो अब देखो डोमिनेंट स्टेटस क्या है, देख लो। इट इज अ स्टेटस गिवन टू सर्टेन कंट्रीज दैट अलाउड देम टू बी सेल्फ गवर्निंग व्हाइल रिमेनिंग पार्ट ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। मतलब कि तुम ब्रिटिश के अंदर में रहोगे और खुद से गवर्न करोगे। और डोमिनियन का मतलब क्या होता है? दैट विच इज मास्टर्ड और रूल, जिसको मास्टर और रूल किया जा सकता है। इसको क्या बोला गया जवाहरलाल नेहरू के द्वारा? डोमिनेंट स्टेटस इज डेड एज डोर नेल। तो इसको हमको याद रखना है कि जवाहरलाल नेहरू जी ने डोमिनेंट स्टेटस को डेड एज डोर नेल कहा गया था। ठीक है, यहाँ देखो बोले थे ना, देखो लिखा है ना कि ऑल 3 प्लान्स वेर रिजेक्टेड बिकॉज कांग्रेस डिमांड्स पूर्ण स्वराज एंड ब्रिटिशर्स ऑफर डोमिनेंट स्टेटस। मतलब कांग्रेस का कहना था कि भैया अब बहुत हो गया है, पानी सर से क्या मतलब सर से भी ऊपर चला गया है, तो अब हमको चाहिए पूर्ण स्वराज। ठीक है, फिर आता है एट द एंड कैबिनेट मिशन प्लान 1946। 1945 में वॉर हो जाता है खत्म, ब्रिटेन हो जाता है थोड़ा सा कमजोर, और खेला होता है यहीं से शुरू। तो इसमें 3 लोग आए थे। ठीक है, इसको राइम्स के साथ याद करें। देखो, सर पैथिक लॉरेंस, स्टैफर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर। एक फ्लो में तीनों नाम निकलना चाहिए, पैथिक लॉरेंस, स्टैफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। क्रिप्सवा पता है कौन है? जो क्रिप्स प्रपोजल आया था ना, ये वही है क्रिप्स मिशन वाला। ठीक, चलो आगे देखिए, थोड़ा सा देखते हैं।
एवी अलेक्जेंडरवा, सॉरी एवी अलेक्जेंडर। ठीक, इज्जत देने का कोई जरूरत नहीं। अब इसको एक्सेप्ट कर लिया गया। ओनली कैबिनेट मिशन प्लान वाज एक्सेप्टेड बाय बोथ कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग, हेंस कॉन्स्टिट्यूशन वाज फॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू इट, और इसी के अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन बना। ठीक है, अब कैबिनेट मिशन प्लान को तो सेम ही है। चेयरमैन हमारे ये थे, पथिक लॉरेंस थे। ठीक है, स्टैफर्ड क्रिप्स, एपी अलेक्जेंडर, एक फ्लो में आना चाहिए तीनों का नाम। सर पथिक लॉरेंस, स्टैफर्ड क्रिप्स, एपी अलेक्जेंडर। कैबिनेट मिशन में 3 लोग आए थे। ठीक है, कौन कौन लिखो, लॉरेंस, बिश्नोई, ठीक है, क्रिप्स और अलेक्जेंडरवा। लॉरेंस बिश्नोई, सर पथिक लॉरेंस, स्टैफर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर, 3 लोग आए थे किसमें, कैबिनेट मिशन प्लान में। ये कब आया था, 1946। और यहाँ से क्वेश्चन बनता है, छोड़ने की गलती ना करें। चलिए, अब आता है थ्रस्ट एंड डेस्टिनी। ठीक है, ओके जी, चलो जी, इसको देखते हैं। नेहरू जी ने रात के समय में 14 अगस्त 1947 को एक स्पीच दिया जिसका नाम था थ्राइस्ट स्टैंड विथ डेस्टिनी, थ्राइस्ट विथ डेस्टिनी। ठीक है, बिफोर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, नेहरू जी ने गांधी जी के बारे में कहा कि द एम्बिशन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ आवर जनरेशन, गांधी जी को ये कहते हैं कि गांधी जी जो थे हैं, सॉरी बैकग्राउंड है उसके लिए, सॉरी। चलो ठीक है, शुरू करते हैं। तो गांधी जी के बारे में इन्होंने कहा कि वो हमारे जनरेशन के क्या है, ग्रेटेस्ट मैन है। ठीक है, ऑफ आवर जनरेशन, हैज बीन टू वाइप एवरी टीयर्स ऑफ एवरी आई। मतलब वो चाहते थे कि सभी के आंखों का आंसू खत्म हो जाए। ठीक है, मतलब कि वही, ये सब खुश रहे और क्या है ना। तो ऐसा उन्होंने कहा, नेहरू जी ने कब कहा, 14 अगस्त 1947 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने। चलिए, अब उसके बाद आएगा कैबिनेट। चलिए, अब कैबिनेट मिशन प्लान के तहत इसमें मेंबर पता है कितने हैं, 3, 8, 9, और 1 मेंबर इक्वल टू 10 लाख सिटीजन। इसका मतलब क्या है पता है, चलो ऐसे नहीं, ऐसे लिख देता हूँ मैं, 389 इक्वल टू, रुक जाओ, देखो एक मिनट, एक सीट जो है ना, एक सीट मतलब एक मेंबर 10 लाख लोगों को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो उस समय का तुम अंदाजा लगा लो कि कितना होगा पॉपुलेशन, 389 0 0 0 0 0 0 0। ठीक है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, मतलब 389 करोड़। 389 करोड़ उस समय का
पॉपुलेशन था। सही तो हूँ ना मैं? एक बार देख लो क्या फिर से। 89, ओके। इट मीन्स कि 90 लाख तो यहीं पे हो गए। 3 4 5 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10 लाख 10 लाख करोड़, मतलब 3 करोड़ नहीं 38 करोड़ 90 लाख। ओके। तो उस समय का कितना था पॉपुलेशन? 38 करोड़ 90 लाख। ओके। आज कितना है? 140 करोड़। चलो ये तो रही बात की बात, लेकिन ये पूछेगा कि एक मेंबर जो था कितने लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब जो 296 था, ये था इलेक्टेड, ठीक है, रिप्रेजेंटिंग ब्रिटिश इंडिया। और 93 था नॉमिनेटेड फ्रॉम प्रिंसली स्टेट्स, नॉट इलेक्टेड बट रूलर्स नॉमिनेटेड देम। अब देखो 292 जो थे ये थे गवर्नर प्रोविडेंस से, और 4 जो थे ये थे चीफ कमिश्नर प्रोविडेंस से। अब इसको पता कैसे याद रखेंगे? ABCD से याद रखेंगे। देखो ये 4 कहाँ कहाँ से थे, मान लो पूछ लिए तो सोचते रहेंगे नहीं, हम याद करेंगे। देखो ABCD। A फॉर अजमेर, B फॉर बलूचिस्तान, C फॉर कुर्ग, एंड D फॉर दिल्ली। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। चलो अब थोड़ा बंटवारा देख लिया जाए। चलो सीट एलोकेशन देख लेते हैं। सीट allocated to each British province were to be divided among 3 principal communities: मुस्लिम, सिख, जनरल। मतलब यह रिजर्वेशन वाला आ रहा है, देख लो। जैसे अभी होता है ना कि SC ST के लिए कुछ सीट रिजर्व्स हैं, तो बस यही वाला सीन है ब्रो। तो 3 पार्ट में देखो, देखो यहाँ पे सीट allocation to each British province where be divided among 3 principal communities: मुस्लिम, सिख एंड जनरल। जनरल वाले में हिंदू आ गए, अब फलाना फलाना जो भी आ गए, और मुस्लिम और सिख के लिए रिजर्वेशन था वहाँ पे। 3 कम्युनिटीज़ में ये होगा। 1 सीट इक्वल टू 1 मिलियन आ गया ना। 1 मिलियन इक्वल टू 10 लाख। कितना पॉपुलेशन था उस समय का? 38 CR 90 लाख, है ना। ऑल सीट वेयर इनडायरेक्टली नॉमिनेटेड, डायरेक्ट नॉमिनेटेड नहीं थे, इनडायरेक्टली नॉमिनेटेड थे। ठीक है, चलो मेथड ऑफ इलेक्शन जो था वो इनडायरेक्ट इलेक्शन था। ठीक है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन प्लस सिंगल ट्रांसफेरल वोट। मेथड क्या था इलेक्शन का? इनडायरेक्ट इलेक्शन था, और उसका वो क्या था फॉर्मूला? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन प्लस सिंगल ट्रांसफेरल वोट। ठीक है, इधर देख लेते थोड़ा सा, बस थोड़ा सा देखें, ज़्यादा। इलेक्शन कब हेल्ड हुआ? पहला जुलाई से अगस्त में 1946, जुलाई टू अगस्त 1946। इलेक्शन का रिजल्ट क्या आया? कांग्रेस आ गई मेजॉरिटी में, सीट लाई 208। ठीक है, मुस्लिम लीग 73 सीट, कांग्रेस 208, मुस्लिम लीग 73। इंडिपेंडेंट पार्टी में ने 15 सीट लाया। ठीक है,
आफ्टर बायकॉट ऑफ मुस्लिम लीग, मतलब जब मुस्लिम लीग विभाजन हो गया तो लोग उधर चले गए तो 299 सीट्स बच गए इंडिया में, 299। ठीक है, तो इंडिया की उस समय की क्या होगी भाई, हो सकता है ज़्यादा होगी, लेकिन हम 29 करोड़ 90 लाख मानेंगे इसको। ठीक है, चलो समझ गए। इलेक्शन जुलाई से अगस्त 1946, इलेक्शन का रिजल्ट कांग्रेस मेजोरिटी 208, मुस्लिम लीग 73, इंडिपेंडेंट 15। ठीक है, आफ्टर बायकॉट ऑफ मुस्लिम लीग रिमेनिंग 299 सीट्स। ठीक है, अब इंतरिम गवर्नमेंट देखते हैं। ठीक है, चलो 2 सितंबर 1946 की बात है। द इंतरिम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाज फॉर्म्ड। 2 सितंबर 1946 को एक ऐतिहासिक कार्य होता है। क्या होता है? तो हमारे इंतरिम गवर्नमेंट जी जो है उनका गठन किया जाता है, और ये तब तक चलता है ना जब तक इंडिया इंडिपेंडेंट नहीं हो जाता है। मतलब 15 अगस्त 1947 तक इंतरिम गवर्नमेंट चलता है। द पार्टीशन ऑफ कंट्री इनटू इंडिया पाकिस्तान, मतलब वही है कि इंतरिम गवर्नमेंट बना है भैया, जब तक आज़ादी मिली नहीं तब तक ही रहीस, जब आज़ादी मिल गई ये चल गई। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल वाइसरॉय एंड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के जो प्रेसिडेंट थे वो जो कि वाइसरॉय और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, तो उस समय के वाइसरॉय थे वेवेल्स जी। ठीक है, और लॉर्ड माउंट बेटन जी थे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, ये कब तक रहे? ये दोनों रहे फरवरी 1946 तक। चलो आगे देखें। पोजीशन हेल्ड बाय मेंबर ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट। पोजीशन हेल्ड बाय मेंबर ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट, मतलब इंटरिम गवर्नमेंट के जो मेंबर्स थे उनको कौन कौन सा पोजीशन मिला था? चीफ कमांडर इन चीफ जो थे वो सर क्लॉड ऑचिनिक, सर क्लॉड ऑचिनिक जी थे। क्या थे? कमांडर इन चीफ। वाइस प्रेसिडेंट हमारे ऑल्सो इन चार्ज ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड कॉमनवेल्थ रिलेशन। तो वाइस प्रेसिडेंट जी जो रहे हमारे इंतरिम गवर्नमेंट के ये थे जवाहरलाल नेहरू जी, जिनको और क्या कहा जाता था? इन चार्ज ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एंड कॉमनवेल्थ रिलेशन। होम अफेयर्स एंड इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे हमारे। ठीक है, एग्रीकल्चर एंड फूड राजेंद्र प्रसाद जी को मिला था। बड़े भोले भाले से था राजेंद्र प्रसाद जी, तो सोचो उनको कुछ प्यारा सा ही खिलाओ पिलाओ, मस्त रहो वाला मिला हुआ है। ठीक है, कॉमर्स इब्राहिम इस्माइल चुंद्रीगढ़, इब्राहिम इस्माइल चुंद्रीगढ़। डिफेंस इसाकत अली खान। हेल्थ गजनफर अली खान। लेबर जगजीवन राम। लॉ जोगेंद्र नाथ मंडल। ठीक है, एजुकेशन एंड आर्ट सी राजा गोपालाचारी। ठीक है, रेलवे एंड कम्युनिकेशन पोस्ट एंड एयर अब्दुल राव निस्तार, अब्दुल राव निस्तार। और इंडस्ट्री एंड सप्लाई जॉन मथाई। देखो अब इसको याद करते, थोड़ा सा वो बनाने का कोशिश करते। ठीक है, कमांडर एंड चीफ कौन होगा? सर होंगे कि नहीं होंगे? सर क्लॉड ऑचिनिक, कमांडर इन चीफ सर क्लॉड ऑचिनिक। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, या फिर इंचार्ज ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। नेहरू जी बाहर से पढ़ के आए थे,
जवाहरलाल नेहरू जी बाहर से पढ़ के आए थे, तो देखो एक्सटर्नल कॉमनवेल्थ रिलेशन, गांधी जी से रिलेशन था अच्छा, किनका, नेहरू जी का। अब बोस से भी रिलेशन अच्छा था, है ना। तो बाहर से पढ़ के आए थे नेहरू जी, कॉमनवेल्थ रिलेशन भी अच्छा था नेहरू जी का, तो इसलिए वाइस प्रेसिडेंट भी थे नेहरू जी, ठीक है। होम अफेयर्स सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। होम अफेयर्स इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, मतलब सबसे सीनियर थे। तो सोचो कि घर का जो सबसे सीनियर व्यक्ति कौन होता है, जो सबसे बड़ा होता है, जो सबसे बड़ा होता है वो घर का होता है ना भाई। तो होम अफेयर्स कौन देखेंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल देखेंगे। कोई भी काम होगा तो सबसे पहले किनको ब्रॉडकास्ट किया जाएगा, सबसे पहले इन्फॉर्मेशन किसको दिया जाएगा, घर के बुजुर्ग। घर के बुजुर्ग कौन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हैं। देखो हमारे राजेंद्र प्रसाद जी से भोले भाले आदमी, प्यारे से एकदम है, इनको कुछ सब उतना मतलब रहता नहीं था लंदन से, तो एग्रीकल्चर और फूड प्यार से इनको दे दिया और रख लिए, ज़्यादा कुछ नहीं बोले। कॉमर्स इब्राहिम इस्माइल चुंदीगढ़, चुंदरीगढ़। अब देखो कॉमर्स में चुंदरी, जो कॉमर्स मतलब क्या होता है, कॉमर्स का मतलब वही होता है ना, या मैं भूल रहा हूँ, मतलब पैसा वैसा से रिलेटेड थोड़ा सा होता है। जो सीए वीए होते हैं कॉमर्स पढ़ते हैं, देखते हो पैसे वैसे काम करते हैं। तो चुंदरीगढ़, तो चुंदरी से कॉमर्स याद रखना, ठीक है। डिफेंस थोड़ा सा देखो, इसाकत अली खान, तो वो थोड़ा सा लग रहा है यहाँ थोड़ा सा बोल्ड आदमी होगा एकदम, डिफेंस में आदमी होगा, इसाकत अली खान, ठीक है। तो उससे डिफेंस से इसाकत अली खान याद रखो, ठीक है। अब हेल्थ, गजनफर अली खान, हेल्थ को गजनफर अली खान से याद रखो, ठीक है। लेबर जगजीवन राम, कितना भोला वाला आदमी है, देख रहा लेबर जैसा काम करेगा, ऑफेंड मत होना भाई प्लीज। जगजीवन, कोई एकदम भोला भाला आदमी है, लेबर का काम कर रहा है, ठीक है। और जोगेंद्र नाथ मंडल, अब बुक में मंडल होता है ना, इंडेक्स बुक में होता है ना चैप्टर्स वगैरह, तो लॉयर्स बहुत बुक पढ़ते हैं, पढ़ते हैं ना लॉयर्स बहुत बुक, तो क्या रिलेट करेंगे। अब देखो लॉ मंडल है, और एजुकेशन एंड आर्ट सी राज गोपालाचारी, ठीक है। थोड़ा सा याद कराने के लिए कुछ बोल दूं, ऑफेंड मत होना बस, अच्छी बात ही बोलूंगा। देखो साउथ के अभी लोग कितने क्रिएटिव हो रहे हैं ना, हैं, मतलब एकदम मस्त मस्त मूवी बना रहे हैं, एक्शन वैक्शन एकदम, डांस वांस एकदम, सब में सुपर सुपर। तो एजुकेशन देखो पढ़ने में सुंदर पिचई जी हैं, बहुत सारे लोग हैं जो एकदम सब सीओ वीओ है, पढ़ने में भी तेज है और आर्ट में भी तेज है साउथ के। और सी राज गोपालाचारी, कैसा साउंड कर रहा है, साउथ इंडियन नेम साउंड कर रहा है, यहाँ पे कोई और दिख रहा है तुमको, हाँ, साउथ इंडियन टाइप का नहीं ना, ठीक है। रेलवे कम्युनिकेशन पोस्ट एयर अब्दुल राब निस्तार, याद कर लेना भाई। और इंडस्ट्रीज एंड सप्लाई जॉन मथाई, इंडस्ट्री कौन लगाएगा, कोई फॉरेनर ही आके लगाएगा, तो जॉन मथाई। और सप्लाई इंडस्ट्री, इंडस्ट्री एंड सप्लाई जॉन मथाई, ठीक है। तो फॉरेनर ही आके इंडस्ट्री लगाएगा ना, चलो आगे बढ़े, ठीक, चलो जी। अब ऑब्जेक्टिव रिसोल्यूशन, ऑब्जेक्टिव रिसोल्यूशन जो है ना, वो हमारे नेहरू जी लेके आते हैं, और इससे क्वेश्चन आता है सीधा कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन कौन लेके आए थे, ये लेके आए थे जवाहरलाल नेहरू जी, 13 दिसंबर 1946 को, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने। और 13 दिसंबर 1946 को कुछ और हुआ था, याद है,
कुछ नहीं हुआ था। चल आगे देखते हैं। 22 जनवरी 1947 को ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को एक्सेप्ट कर लिया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा। ठीक है। 13 दिसंबर को आया था JL नेहरू जी लेके आए थे, और 22 जैन 1947 को इसको एक्सेप्ट किया गया था CA के द्वारा। ठीक है। अब देखो एक और चीज, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 8 मेजर और 13 माइनर कमिटीज थी, और ये सारा कमिटीज का ना याद करना पड़ेगा कौन चेयरमैन थे। तो यूनियन स्टेट मेजर का बता रहा, यूनियन स्टेट नेहरू जी। जहाँ पे भी यूनियन या स्टेट आ जाएगा नेहरू जी, कहानी खत्म। देखो राजेंद्र प्रसाद क्या थे, इंडिया के पहले प्रेसिडेंट थे, मतलब राष्ट्रपति। तो रूल कौन बनाएगा, राष्ट्रपति। और स्टेयरिंग किसके हाथ में रहेगी, तो राष्ट्रपति के हाथ में रहेगी। ठीक है। ड्राफ्टिंग कमेटी, एवरीबॉडी नोट्स अबाउट भीमराव अम्बेडकर जी की ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के हेड थे। ठीक है। सबसे बड़े थे तो एडवाइजरी कमेटी के भी यही थे। ठीक है। एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटी एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरिया। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के भी सरदार वल्लभ भाई पटेल। एडवाइस कौन देंगे, सबसे बड़े थे सरदार वल्लभ भाई पटेल देंगे। अब माइनर देख लेते हैं, माइनर देखते हैं प्यार से। राजेंद्र प्रसाद क्या थे, तो प्रेसिडेंट थे, तो फिनांस यही देखेंगे। ठीक है। और स्टाफ कमेटी भी इन्हीं के पास था, स्टाफ का भी मतलब स्टाफ का भी वो है ना, यही देखेंगे, स्टाफ को ये देखेंगे, फिनांस यही देखेंगे। ठीक है। एड हॉक ऑफ नेशनल फ्लैग, झंडा भी यही फहराएंगे भाई। ठीक है। क्रेडेंशियल कमेटी, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। क्रेडेंशियल कमेटी अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर जी। बी पट्टावी सीतारमैया को घर दिया गया था। ठीक है, याद रखना कि बी पट्टावी सीतारमैया को घर दिया गया था। ओके। और चीफ कमिश्नर प्रोविडेंस के कमिटी ऑन चीफ कमिश्नर प्रोविडेंस भी बी पट्टावी सीतारमैया को ही दिया गया था। ठीक है। बिजनेस मुंशी जी चलाएंगे। ठीक है। कमिटी ऑन फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, फंक्शन देख रहे थे जीवी महावलंकर जी। ठीक है। जीवी महावलंकर जी फंक्शन देख रहे थे, बिजनेस मुंशी जी देख रहे थे। घर बी पट्टावी सीतारमैया को मिला था, क्योंकि चीफ कमिश्नर प्रोविडेंस के घर इसीलिए बी पट्टावी सीतारमैया को मिला था क्योंकि कमिटी ऑन चीफ कमिश्नर प्रोविडेंस के ये चेयरमैन थे। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट, एडहॉक कमिटी ऑन सुप्रीम कोर्ट सर एस वरदाचारी को मिला था, और सिटीजनशिप एस वरदाचारी को मिला था। सुप्रीम कोर्ट और सिटीजनशिप एस वरदाचारी को मिला था, याद रखना। ठीक है। फिनेंशियल प्रोविजन ऑफ द यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये नालिनी रंजन सरकार देखेंगे। ठीक है। सरकार क्या देख रहे हैं, फिनांस प्रोविजंस ऑफ यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। स्पेशल आदमी कौन थे, नेहरू जी। ज़्यादा मत पढ़ो, बस यार स्पेशल कमिटी ऑफ, चलो भाई पढ़ लो यार। देखो, स्पेशल कमिटी ऑफ एग्जामिन द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन,
स्पेशल लग गया है, नेहरू जी मार दो चुपचाप से। और प्रेस गैलरी कमेटी उषा नाथ सेन को मिला था। उषा जी प्रेस गैलरी कमेटी की हेड थी, ठीक है। चल हो गया कमेटी, रिपीट कर देना, याद हो जाएगा भाई, इतना भी हार्ड नहीं है। चलिए फिर से आ गया, आगे देखते हैं। अब आते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी में। बस कुछ थोड़ा सा बचा, थोड़ा सा, बस थोड़ा सा सब्र रखो। ड्राफ्टिंग कमेटी 29 अगस्त 1947 को बनाया गया, ठीक है। टोटल 7 मेंबर थे इसमें, और चेयरमैन डॉक्टर BR अम्बेडकर जी, ठीक है, जिनको मॉडर्न मुन्ना या मॉडर्न मैन के नाम से भी जाना जाता है। इतनी ही कहानी है। अब इनके मेंबर देख लेते हैं। चेयरमैन हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हैं। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, ठीक है। एन गोपाला स्वामी अय्यंगड़, मोहम्मद सददुल्ला, BL मित्तर रिप्लेस्ड बाय N माधव राव, ठीक है। और DP खैतान रिप्लेस्ड बाय TT कृष्णमाचारी और KM मुंशी जी, ठीक है। 6 इधर और एक हमारे मॉडर्न मुन्ना या मॉडर्न मैन जी, 7 हो गए। चलो आगे देखें। ओके, देखो ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यहाँ पहले देख लेते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर was elected to the Constituent Assembly from बंगाल, ठीक है, जुलाई 1946। भीमराव अंबेडकर जी इलेक्ट हुए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बंगाल से जुलाई 1946 को, ठीक है। बिफोर पार्टीशन से पहले, बट आफ्टर पार्टीशन ही वॉज इलेक्टेड फ्रॉम बॉम्बे प्रेसिडेंसी, ठीक है। चलो, जो जुलाई से अगस्त में हुआ था ना इलेक्शन 1946 में, टू नहीं, उसमें ज़्यादा सीट था भाई, 389 सीट था, याद है हैं। तो वहाँ से जब लड़े तो बॉम्बे से जीते, लेकिन पार्टीशन के बाद, मतलब जब पार्टीशन हो गया तब फिर बॉम्बे प्रेसिडेंसी से ये जीते थे, ठीक है। चलो देखो, अब 21 फरवरी का दिन था 1948 का, ठीक है। सुबह सुबह पहला ड्राफ्ट पब्लिश किया गया। इसको बनाने में पता है 8 महीना लगा था। इट टुक 8 months फॉर द पीपल ऑफ इंडिया टू डिस्कस, ठीक। फिर कुछ महीनों बाद 4 नवंबर 1948 को फिर सुबह सुबह भीमराव अम्बेडकर जी निकलते हैं अपने घर से और इंट्रोड्यूस करते हैं क्या, फाइनल ड्राफ्ट बिफोर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है। अब कुछ इम्पोर्टेंट जो है डेट याद रख लें। चलो, पहला रीडिंग जो था ड्राफ्ट का 5 दिन का था, ठीक है। 4 नवंबर 1948 से लेके 9 नवंबर 1948 तक चला, ठीक है। दूसरी रीडिंग 10 मंथ और 3 दिन चली, 15 नवंबर 1948 से लेकर 17 अक्टूबर 1949 तक। और थर्ड रीडिंग जिसमें कंप्लीट होकर तैयार हो गया 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। 211 मेंबर वेयर प्रेजेंट
ऑन द फर्स्ट डे ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कितने मेंबर प्रेजेंट थे? 211 ऑन द फर्स्ट डे ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट सेशंस देख लिया जाए। क्या देख लिया जाए? इंपॉर्टेंट सेशन। मुझे पता नहीं क्यों टीटू मामा के जैसा बोलेगा मन कर। हाँ बेटा, क्या देख लिया जाए? इंपॉर्टेंट सेशंस। चलो, टोटल 11 सेशंस हुए थे 165 दिन तक। ठीक है, कितना दिन लगा था ड्राफ्टिंग कमेटी को? 2 साल 11 महीना 18 दिन। ड्राफ्टिंग कमेटी को कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने में 2 ईयर 11 मंथ एंड 18 डेज लगे थे। याद रखना, 64 लाख रुपया लगा था बनाने में पूरा। उस समय का 64 लाख हलवा है क्या? अभिनय सर भी लाइक हलवा है क्या? चल, पहला सेशन 9 से 23 दिसंबर 1946 को हुआ। 10वां सेशन 6 से 17 अक्टूबर 1949 को हुआ। और 11वां सेशन 14 से 26 नवंबर 1949 को हुआ, जो कि लास्ट सेशन था। चलो फिर से इसको करते हैं। 11 सेशन हुआ था टोटल, हुआ था ना? 165 दिन तक चला था। ठीक है, टोटल टाइम कितना लगा था कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने में? 2 साल 11 महीना 18 दिन। ठीक है, चलो अब बताओ। पहला सेशन 9 से 23 दिसंबर 1946, 9 से 23 दिसंबर 1946, फर्स्ट वाला। ठीक है, अब 10वां, यही 3 बस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 6 से 17 अक्टूबर तक ही चला था 1949। और 11वां जो था, जो लास्ट सेशन था, वो 14 से 26 नवंबर 1949 तक चला था, और ये आखिरी सेशन था। ठीक है, और फाइनल ड्राफ्ट जो रिप्रेजेंट किए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बिफोर द पब्लिक ऑन 4 नवंबर 1948। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन हमारा अडॉप्ट किया गया। दिस डे इज ऑल्सो सेलिब्रेटेड एट कॉन्स्टिट्यूशन डे। आप जानते हो अच्छे से, नहीं जानते हो याद कर लो। कॉन्स्टिट्यूशन डे 26 नवंबर। डायरेक्ट एक क्वेश्चन आता है, किसी में भी आ जाएगा, जरूरी नहीं कि तुम्हारे शिफ्ट में आ जाए, लेकिन मान लो अगर 1 लाख बच्चे देख रहे तो किसी किसी में तो आ ही जाएगा ना यार, कर लो यार, क्या दिक्कत है। और 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन वाज इन्फोर्स्ड कॉमन्स्ड ऑन दिस डे, हेंस दिस डे इज सेलिब्रेटेड एज द रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया, और हम गणतंत्र बन जाते हैं। वाह भाई वाह। चल, द रीजन ऑफ चूजिंग दिस डे इज बिकॉज ऑन सेम डे in 1930 पूर्ण स्वराज डे was celebrated following the लाहौर सेशन 1929। ठीक है, 26 तारीख। ओरिजिनली आवर कॉन्स्टिट्यूशन कंसिस्टेड, देखो जब कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ ना, यहाँ पे लिख दो, जब कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ तो 395 आर्टिकल था। ठीक है, 8 शेड्यूल्स थे और 22 पार्ट, 22 पार्ट और प्रीएम्बल था, और इन सब से मिलके बना था हमारा प्यारा कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब देख लेते हैं। सम प्रोविजंस वेयर इम्पोज्ड ऑन 26 नवंबर 1949। तो जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, देखो यहाँ पे
26 नवंबर 1949 को जब कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया, ठीक है, तो उस दिन सिटीजनशिप, इलेक्शन और प्रोविंशियल पार्लियामेंट को उसी दिन इम्पोज कर दिया गया था। सिटीजनशिप आर्टिकल 5 to 9 था तब, शायद 11 तक। इलेक्शन आर्टिकल 3 to 4 to 3 to 9 तक, और प्रोविंशियल पार्लियामेंट को उसी दिन इम्पोज कर दिया गया था 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, अब देख लो थोड़ा सा और, फिर बस खत्म। देखो बस इतना, बस इतना, बस 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 खत्म। अब क्या होता है ना कि फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हम देखेंगे। ठीक है, इट एक्टेड एज लॉ मेकिंग बॉडी। ठीक है, फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये लॉ मेकिंग बॉडी के रूप में काम करता था। जीवी मावलंकर जी जो थे ना, फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा बने। ठीक है, जीवी मावलंकर जी, इट एक्टेड एज कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी। ठीक है, इट फंक्शन एज फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पहले पार्लियामेंट के जैसा था। 22 जुलाई 1947 को नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया गया। ठीक है, नेशनल एंथम जो हमारा जनगण मन है, जिसको रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था, और नेशनल सॉन्ग बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने जो वंदे मातरम लिखा था, इसको 24 जनवरी 1950 को अडॉप्ट किया गया। मतलब 26 जनवरी को कॉन्स्टिट्यूशन को इम्पोज किया गया। ठीक है, उससे 2 दिन पहले गाना, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को क्या किया गया, अडॉप्ट किया गया। नेशनल फ्लैग को 22 जुलाई 1947 को ही अडॉप्ट कर लिया गया था। इट रेटिफाई इंडियाज मेंबरशिप ऑफ कॉमनवेल्थ इन मे 1947। ठीक है, इलेक्टेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एज फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पहला प्रेसिडेंट के रूप में बनाया। वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो देखो 9 दिसंबर 1947 को पहली मीटिंग हुई, जिसमें 211 लोग थे। टेम्पोररी प्रेसिडेंट सच्चिदानंद सिन्हा जी को बनाया गया, और फिर परमानेंट प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बना दिया गया। वाइस प्रेसिडेंट बने थे एच.सी. मुखर्जी। ठीक है, आगे देखते हैं सब मोर सिग्निफिकेंट फैक्ट टू नो। ठीक है, जैसे लीगल एडवाइजर जो बने थे वो बी.एन. राव जी बने थे। ये 40 देश के, सॉरी, ये 40 कंट्री के दौरे पर गए थे देखने के लिए कि भाई कैसा कैसा सबका कॉन्स्टिट्यूशन है। तब देखते हो ना कि कहीं से आयरलैंड से कुछ ले लिए, रसिया से कुछ ले लिए, अमेरिका से कुछ ले लिए, है ना, सब इन्हीं का था वो हुआ। चलो, चीफ ड्राफ्टमैन जो थे एस.एन. मुखर्जी जी थे। ठीक है, नंबर ऑफ मेंबर हु साइन कॉन्स्टिट्यूशन 284, और 15 फीमेल जो है, ये याद रखो। कितनी महिलाओं ने कॉन्स्टिट्यूशन को साइन किया था, तो 15 महिलाएं थी। और कितने लोगों ने साइन किया था, तो 284 टोटल लोग थे। सेक्रेटरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली H.V. अयंगर जी थे। ठीक है, लॉन्गेस्ट इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन इज द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबसे लंबा कॉन्स्टिट्यूशन है। सिंबल इसका एलिफेंट है। लैंग्वेज इसकी इंग्लिश है।
और इसको इंग्लिश में देखो, इसका मैंने ट्रिक बनाया। इंग्लिश में कौन लिखेंगे, तो राय ज्यादा जी लिखेंगे, और हिंदी में वैद्य जी लिखेंगे। इंग्लिश में राय ज्यादा जी, हिंदी में वैद्य जी लिखेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट फीमेल मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, राजकुमारी अमृत कौर जी हैं, वो पहली हेल्थ मिनिस्टर बनी। सुचित्रा कृपलानी जी पहली फीमेल चीफ मिनिस्टर बनी उत्तर प्रदेश की। और सरोजनी नायडू जी पहली गवर्नर उत्तर प्रदेश की। ठीक है, यहीं पे हमारा लेक्चर समाप्त होता है। 1 घंटा हो गया है, चलो कोई बात नहीं, बाय बाय। सब पढ़ो, खुद से लड़ो।